नमस्कार। लिखावट के इस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लिखावट ये संस्था काव्य को समर्पित है, विचारों को समर्पित है, काव्य कौशल को समर्पित है। इस मंच के माध्यम से हम नए-नए कवियों से मिलते हैं, रचनाओं से रूबरू होते हैं और हमारे समाज की नई तरंगों से रूबरू होते हैं। हमारे साथ इस लिखावट मंच पर हर बार एक शख्सियत जुड़ती है। आज की शख्सियत है डॉक्टर अमरजीत कौंके साहब। सर, मैं आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे बीच में मौजूद हैं वरिष्ठ कवि और वरिष्ठ संपादक कौशल किशोर जी। कौशल सर, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में इस मंच पर इस समय मौजूद हैं जयपुर से सोनू यशराज, वरिष्ठ कवियत्री, गंभीर कवियत्री सोनू यशराज जी, आपका हार्दिक स्वागत। इस मंच पर जो हमारे बीच में सबसे खास शख्सियत और जुड़ी हुई हैं, वो हैं इस लिखावट मंच के संस्थापकों में से एक वरिष्ठ संस्थापक मिथिलेश श्रीवास्तव जी। मिथिलेश सर, आपका भी हार्दिक स्वागत। मैं आज के इस कार्यक्रम की सूत्रधार ज्योति पारिक। मैं पिछले 20 सालों से मीडिया से जुड़ी हुई हूँ। आकाशवाणी में समाचार संपादक और समाचार वाचक के रूप में कार्यरत हूँ। साथ ही पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम की शोधार्थी हूँ और इसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। तो आपका मैं भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस विचार मंच को आगे बढ़ाया जाए, उससे पहले मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हम इस मंच के बारे में जानें, इस मंच की आधारशिला को हम पहचानें। इस मंच के 3 बड़े संस्थापक रहे हैं श्री मंगलेश डबराल, श्री रघुवीर सहाय और मिथिलेश श्रीवास्तव जी। इस संस्था की स्थापना 1989 में जनवरी के महीने में हुई। इस संस्था का मूल कर्म है काव्य को पोषण देना। जो अंकुर पैदा हुआ है, उस अंकुर को लगातार सहेजते चलना। ऑफलाइन इस मंच ने लंबे समय तक काम किया और इसका ऑनलाइन स्वरूप हमारे सामने आया कोविड-19 के दौरान, महामारी के दौरान। और तब से अब तक ये अपने ऑनलाइन स्वरूप में लगातार कार्यरत है। पिछले 3 साल से ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें कविता पाठ, कविता संग्रहों का लोकार्पण, कवि का कवि कर्म, लघु पत्रकारिता शामिल है। मिथिलेश श्रीवास्तव जी के कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और फिलहाल यही इस मंच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, उनको अब मैं हमारे आज की अतिथि का परिचय देना चाहूंगी। एक लेखक के लिए सबसे जरूरी होता है कि पहले उसके अंदर एक लेखन का बीज पैदा हो और उसके बाद उस बीज को जरूरत होती है विचार, भाव और संवेदनाओं का पोषण पाकर प्रकाश में आने की, यानी कि उसके प्रकाशन की। और उसके साथ ही उसको ज़रूरत होती है जो तमाम चीज़ें उसने अपने भीतर समेटी हैं, उन सब का वो ठीक से संपादन कर पाए। तो एक प्रकाशन के तौर पे, अनुवादक के तौर पर और संपादक के तौर पर हमारे बीच जो कवि मौजूद हैं, डॉक्टर अमरजीत कौंके, उनका एक समृद्ध अनुभव रहा है। अब मैं आप पर आना चाहूँगी। मैं हमारे अ, अतिथि के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जितने प्रकाशन संग्रह जो है, उनमें पंजाबी में निर्वाण दी तलाश, द्वंद कथा, यकीन, शब्द रहेंगे कौल, स्मृतियां दी लालटेन, प्यास जैसे काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हैं। हिंदी और पंजाबी दोनों में ही आप काफी समृद्ध हैं। हिंदी में मुट्ठी भर रोशनी, अंधेरे में आवाज, अंतहीन दौड़, बन रही है नई दुनिया जैसे काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हैं। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार सहित कई वरिष्ठ और सम्माननीय पुरस्कारों से, जाने माने पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। संपादन के तौर पर आप सन 2003 से पंजाबी में प्रतिमान नाम की पत्रिका का लगातार संपादन कर रहे हैं। इसके साथ ही नई पंजाबी कविता समानांतर, समा उदास नहीं, शब्द शब्द परवाज और अखर अखर एहसास
पुस्तकों का आपने संपादन किया है। अगर हम अनुवाद के क्षेत्र में बात करें, तो यहाँ भी आपकी उपलब्धियों की लिस्ट जो श्रृंखला है, वो काफ़ी लंबी है। आपने हिंदी के कई बड़े लेखकों, नामी लेखकों, डॉक्टर केदारनाथ सिंह, श्री नरेश मेहता, कुंवर नारायण, बलभद्र ठाकुर, अरुण कमल, राजेश जोशी, उषा यादव, विपिन चंद्रा, हिमांशु जोशी, मिथिलेश्वर, पवन करण, डॉक्टर हंसादीप, मणिमोहन और आत्मा रंजन की पुस्तकों सहित हिंदी से पंजाबी और पंजाबी से हिंदी में आपने अब तक लगभग 35 पुस्तकों का अनुवाद किया है। तो इतनी साहित्य के क्षेत्र में इतनी समर्पित शख्सियत का एक बार फिर मैं लिखावट संस्था की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर साहब, ये मंच अब मैं आप ही को समर्पित करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप अपनी ही भाषा की, जिसमें आप सबसे ज्यादा सहज हैं, सबसे ज्यादा आप जुड़े हुए हैं, वहीं से आप शुरुआत करें और अपना काव्य पाठ हम लोगों तक पहुंचाएं। स्वागत। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले मैं मिथिलेश्वर जी, कौशल किशोर जी, ज्योति जी, सोनू जसराज जी और लिखावट संस्था जो है, उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने दर्शकों से आज मुझे, अपने पाठकों से मुझे मिलवाया। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। तो जैसा आपने मेरा परिचय दिया, तो मुझे बड़ी वो आ रही थी, मतलब जैसे लज्जत कि यार मैं तो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत काम किया जितना हो पाया। तो मैं आपके कहने से अब अपनी कुछ कविताओं का पाठ करता हूँ। मेरी पहली कविता है, कविता का पहला शब्द। मैं ईंटें पकाते मजदूरों के पास गया, मैं गया सड़कों पर तारकोल बिछाते लोगों के पास। मैं ईंटें पकाते मजदूरों के पास गया, मैं गया सड़कों पर तारकोल बिछाते लोगों के पास। खेतों में फसलें बोते किसानों से मिला मैं, खेतों में फसलें बोते किसानों से मिला मैं। दूर नहर किनारे पशु चराते चरवाहों के पास बैठा, सुनता रहा गीत उनके। गांव को जाने वाली बसों में बैठा मैं, साधारण लोगों के पास। गांव में जाने वाली बसों में बैठा मैं, साधारण लोगों के पास। चौपाल में देर तक बैठा सुनता रहा, अंगारों की तरह दहकती उनकी बातें। मैं गया आम लोगों के बीच, मैं गया आम लोगों के बीच, सीधे साधे अनपढ़ लोगों के बीच। उनकी बातें सुनकर, मजाक सुनकर उनकी नोक झोंक और जिंदगी के बारे में उनका फलसफा सुनकर हैरान रह गया मैं गया आम लोगों के बीच, सीधे साधे अनपढ़ लोगों के बीच। उनकी बातें सुनकर, मजाक सुनकर उनकी नोक झोंक और जिंदगी के बारे में उनका फलसफा सुनकर हैरान रह गया मैं। और मेरा यह विश्वास हुआ और भी दृढ़ और मेरा यह विश्वास हुआ और भी दृढ़ कि किसी भी कविता का पहला शब्द साधारण लोग लिखते हैं। और मेरा यह विश्वास हुआ और भी दृढ़ कि किसी भी कविता का पहला शब्द साधारण लोग लिखते हैं। और कोई भी कविता सबसे पहले आम आदमी के मन की पृथ्वी से फूटती है। और कोई भी कविता सबसे पहले आम आदमी के मन की पृथ्वी से फूटती है। बहुत बढ़िया। मेरी अगली कविता है, कुछ हो। रात जब गहरा जाए और मैं जागता हूँ, रात जब गहरा जाए और मैं जागता हूँ, तो मेरा दिल करता है कि कोई बोले। रात जब गहरा जाए और मैं जागता हूँ, तो मेरा दिल करता है कि कोई बोले। रात के होठों पर जंग लगा ताला कोई खोले। मेरा दिल करता है कि कुछ हो, दूर किसी छत पर बच्चे के रोने का शोर, चूड़ियों की छन-छन, पायल की रुनझुन की आवाज। मेरा दिल करता है कि कुछ हो, दूर किसी छत पर बच्चे के रोने का शोर, चूड़ियों की छन-छन, पायल की रुनझुन की आवाज। कहीं अर्ध स्वप्नमयी अवस्था में बुदबुदाए कोई आवाज हो,
कोई आवाज हो कि अचानक आकाश में गुजर जाए कोई विमान, या सिर के ऊपर से उड़ती निकल जाए कोई टिटहरी, पास की सड़क पे शोर करता वाहन ही गुजरे कोई। इस स्याह खामोशी में कुछ सुनाई तो दे, इस स्याह खामोशी में कुछ सुनाई तो दे, माँ की ममता भरी आवाज, बाप की कोई मीठी सी झिड़की, तुम्हारा वह उम्र भर इंतजार करने का वादा हवा में गूंज जाए फिर से। इस स्याह खामोशी में कुछ सुनाई तो दे, माँ की ममता भरी आवाज, बाप की कोई मीठी सी झिड़की, तुम्हारा वह उम्र भर इंतजार करने का वादा हवा में गूंज जाए फिर से। कुछ तो हो, चांद ही कुछ पल पास आ बैठे, कुछ तो हो, चांद ही कुछ पल पास आ बैठे, नजदीक आकर गिरे कोई टूटा हुआ तारा, वेश बदलकर घड़ी दो घड़ी के लिए पास आ बैठे हवा। मैं इंतजार करता हूँ कि कहीं कुछ हो, मैं इंतजार करता हूँ कि कहीं कुछ हो, जो तोड़ दे रात की ये अंधी खामोशी। मैं इंतजार करता हूँ कि कहीं कुछ हो, जो तोड़ दे रात की ये अंधी खामोशी। लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, उसी तरह मुस्कुराता रहता है चांद आकाश में लटका। लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, उसी तरह मुस्कुराता रहता है चांद आकाश में लटका। पास से मटक कर जाती है हवा, सोई दीवारें खड़ी रहती सर झुकाए, और बेचैन सा मैं बदलता रहता हूँ करवटें इस अंधी रात की खामोशी को तोड़ने के लिए। और बेचैन सा मैं बदलता रहता हूँ करवटें इस अंधी रात की खामोशी को तोड़ने के लिए। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। अगली मेरी कविता है नजर से ओझल। सर, आपकी पंजाबी कविताओं को भी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ध्वनियों का भी बहुत महत्व होता है। वो भी अपना एक संदेश हम तक पहुँचाती हैं। तो आप अगर आप मतलब चाहें। बता देना मुझे, मैं कितनी इसमें हिंदी में सुनाऊं और बाद में फिर पंजाबी में भी सुना दूंगा, है ना। आप मुझे समय बता देना कितना, है ना। हाँ जी। जी, 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 तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है नजर से ओझल। जी। हर बार सफर में चाहता हूं मैं कि सहेज लूं सारे रास्ते को अपनी आंखों में। हर बार सफर में चाहता हूं मैं कि सहेज लूं सारे रास्ते को अपनी आंखों में, और मेरे दिल में फैल जाए रास्ते का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक झाड़ी, और मेरे खामोश तन्हा पलों में मेरी स्मृति में महक जाएं ये दिल लुभावने मोड़, ये नहर के पुल, पुलों से नीचे बहता पानी, दूर खलिहानों में चरते मवेशी, और उनके पीछे गीत गाते चरवाहे। हर बार सफर में चाहता हूं मैं कि सहेज लूं सारे रास्ते को अपनी आंखों में, और मेरे दिल में फैल जाए रास्ते का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक झाड़ी, और मेरे खामोश तन्हा पलों में मेरी स्मृति में महक जाएं ये दिल लुभावने मोड़, नहर के पुल, पुलों के नीचे बहता पानी, दूर खलिहानों में चरते मवेशी, उनके पीछे गीत गाते बेखबर चरवाहे। लेकिन दूसरी बार जब फिर निकलता हूं उसी सफर पर, लेकिन दूसरी बार जब फिर निकलता हूं उसी सफर पर, तो हो जाता हूं हैरान कि ये मोड़, ये चौराहा तो देखा ही नहीं था पहले। लेकिन दूसरी बार जब फिर निकलता हूं उसी सफर पर जब, तो हो जाता हूं हैरान कि जिस मोड़, ये चौराहा तो देखा ही नहीं था पहले। यह सूखा हुआ पेड़, यह ढह चुका मकान, पिछली बार देखा होगा भले ही, लेकिन फिसल गया है स्मृति से। मैं फिर ध्यान से देखता हूं, मैं फिर ध्यान से देखता हूँ, फिर आंखों में संजोता हूँ हर वृक्ष, हर पौधा, हर मोड़, हर रास्ता। लेकिन अगली बार निकलता हूँ उसी सफर पे जब, तो फिर होता हूँ हैरान कि छूट गया है बहुत कुछ इस बार भी, जो रह गया है देखने से। लेकिन अगली बार निकलता हूँ उसी सफर पर जब, तो देखता तो फिर होता हूँ हैरान कि छूट गया है बहुत कुछ इस बार भी, जो रह गया है देखने से। हर बार हैरान होता हूं मैं, और हर बार बहुत कुछ रह जाता है नजर से ओझल, और हर बार बहुत कुछ रह जाता है नजर से ओझल। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, बीच में एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि आपसे अभी बातचीत करने से पहले आपके पिछले इंटरव्यूज़ के माध्यम से मैं आपको जानने और समझने की मैं कोशिश कर रही थी। जी। आपका लेखन का जो आपका अनुभव है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है आपका, लगभग 40 सालों का है। और 40 सालों तक जब हम लेखन करते हैं,
तो जैसे मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो जर्नलिज्म पॉजिटिव है, G+ है। तो इतना साहित्य लिखते-लिखते हम भी साहित्यमयी हो जाते हैं। तो आपकी जो ये यात्रा है, आपने बीच में कहा कई बार कि आप शिव कुमार सिंह बटालवी, अमृता प्रीतम, इन सब से भी आप काफ़ी प्रभावित रहे हैं, इन सबका साथ भी आपको मिला है। तो मन में एक बात है कि क्या आपके लेखन पर भी शिव कुमार बटालवी साहब का, अमृता प्रीतम का कहीं आपको लगता है कि प्रभाव है? हाँ जी, जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये सभी लोग जो थे जब मैंने इन लोगों को पढ़ा, जब मैंने मतलब जो मेरा सफ़र असल में शुरू होता है तो 80-81 में मैंने लिखना शुरू किया और 85 में तो 85 में तो मेरी पहली किताब छपी, मेरी पहली किताब 85-85 में छपी। तो जी, जब मैंने 80, 81, 82 में शुरू किया तो तभी ये सारे लोग थे जो हमारे पंजाबी के बड़े लेखक थे, जैसे जसवंत सिंह कंवल, नानक सिंह, अमृता प्रीतम जी थे और शिव कुमार बटालवी, पाश उन दिनों मतलब बड़े मशहूर थे, है ना? सुरजीत पात्र। तो ये लोग सभी उन दिनों इनका बहुत बड़ा नाम था उन इन सभी शायरों का और सभी, है ना? तो इसके साथ में मैंने पहले बताया कई बार के उसके साथ मैंने जो रशियन साहित्य था उन दिनों हमारे यहाँ उपलब्ध होता था, पंजाब बुक सेंटर होते थे हमारे, अभी भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब खत्म हो गए। तो उसमें रूसी जो साहित्य था उसका अनुवाद बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब मिलता था। सभी रूस के जितने लेख थे, ब गोरकी थे, चाहे भले ही दस्तोवस्की थे, भले ही टॉल्स्टॉय थे, भले ही वो मतलब पुश्किन थे, है ना? तो उनका सभी का वो जो साहित्य पढ़ मिलना। तो मैं उन दिनों मैंने अपने जब लिखने के जो शुरू के दिन थे, तो उन दिनों में मैंने ये सारा साहित्य पढ़ा और ये सभी लोग जो थे, इनका कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर थोड़ा बहुत किसी न किसी तरह जो प्रभाव है, जो मेरी कविता के वस्तु पर और कविता की शैली पर जो थोड़ा बहुत उसमें प्रभाव मैंने ज़रूर कबूल किया उनका, सभी लोगों का। जी, जी, जी। तो सर हम आपकी कुछ कविताएँ पंजाबी में भी सुनना चाहेंगे। ठीक है जी। ये पंजाबी में मेरी अभी एक नई कविताएँ हैं जो पिछले दिनों में लिखी मैंने। इसमें इससे पंजाबी में सुनाऊँ काली हनेरी, इसका टाइटल है काली काली आँधी मतलब, है ना? काली हनेरी ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਖਿੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਖਿੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਖਿੰਡ ਰਹੀ ਮਾਨਵਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਮੋਹ, ਸਾਂਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत खूब। ਖਿੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਖਿੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਖਿੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗਲ, ਮਾਰੂਥਲ। ਖਿੰਡਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਬਤਮਾਲਾਵਾਂ। ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਖਿੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ। ਖਿੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲ, ਜੰਗਲ ਮਾਰੂਥਲ। ਖਿੰਡਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰਬਤਮਾਲਾਵਾਂ। ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਖਿੰਡ ਰਹੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ। ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਧੂਮਕੇਤੂ, ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਜੋ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। ਖਿੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇਮ ਭੰਗ ਕਰਕੇ। ਖਿੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ, ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਧੂਮਕੇਤੂ, ਲੱਖਾਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ ਜੋ ਨੇਮ 'ਚ ਬੰਨੇ। ਖਿੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਮ ਭੰਗ ਕਰਕੇ। ਖਿੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ। ਖਿੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ। ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਖਿੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਨ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋੜਦੀ, ਅੰਗਿਆਰ ਖਿੰਡਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਖਿੰਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਨ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋੜਦੀ, ਅੰਗਿਆਰ ਖਿੰਡਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਿਆਰ ਹੀ ਅੰਗਿਆਰ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਿਆਰ ਹੀ ਅੰਗਿਆਰ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅਗਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਡਾਰ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। बहुत, बहुत बढ़िया सर, बहुत ਇਸ खूब। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਜਗਰ। ਅਜਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ,
ਅਜਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਕੜ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਵਾਲ ਵਿੱਚ। ਅਜਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਕੜ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ। ਅਜਗਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਕੜ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ। ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ। ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਕੜ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਕੜ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੱਪੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਧ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਜਗਰ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਅਜਗਰ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਕੜ ਲਵਾਂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਗਲ जावांगा, सब कुछ निगल जावांगा। बहुत गंभीर, बहुत खूबसूरत कविता सर। सर, मैं आपके लेखन की शुरुआत के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो बीज जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से आप कलम पकड़ते हैं अपनी, उस कलम पकड़ने की जो कहानी है, वो हम सुनना चाहेंगे। अ, मतलब ये ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने जब मेरे 80-81 में जब मैंने लिखना पढ़ना पहले पढ़ना शुरू किया, फिर लिखना शुरू किया, तो दरअसल क्या था कि जो घर था हमारा, जो मेरे फादर साहब थे, वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में क्लर्क थे। तो मतलब घर में कोई और ज़्यादा कुछ कोई जैसे होते हैं कि मनोरंजन के कोई ज़्यादा साधन नहीं थे, तो घर में वैसे कुछ किताबें थी, तो तब मैंने जो घर में जो जैसे किताबों से राब्ता जुड़ गया पढ़ने लिखने का, लिखने का, पढ़ने का। तो जब मैंने पहले पहले पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले वैसे मैंने अगर मैं आपको हँसी की थोड़ी बात है तो जो वो बताऊँ कि सबसे पहले मैंने जो प्रचलित जो दूसरा साहित्य है, जैसे गुलशनंदा, रानू, है ना, मनोज, तब उन दिनों वो ये लोग बड़ा मतलब बिकते थे उनको, तो तब सबसे पहले मैंने इनको पढ़ना शुरू किया। तो ये पढ़ते-पढ़ते धीरे-धीरे मैं गंभीर साहित्य था जो उसकी ओर बढ़ता गया, और जो बढ़ते-बढ़ते फिर मैंने जैसे आपको पहले बोला कि मैंने वो सारा पंजाबी के जो हमारे क्लासिकल लेखक थे वो पढ़े, फिर मैंने हिंदी के लेखक भी पढ़े और जो बाहर वाले लेखक भी थोड़े पढ़े। तो धीरे जे पढ़ते-पढ़ते मैंने थोड़ा-थोड़ा लिखना शुरू किया। तो लिखते-लिखते फिर मैंने पहले मैं थोड़ा अखबारों में छपा, तो बाद में मैंने अमृता जी एक मैगज़ीन निकालते थे नागमणि, तो उस नागमणि में मेरी कविताएँ छपनी शुरू हुई। तो नागमणि तब ऐसा मैगज़ीन था कि जो लोग पंजाबी के उसका पंजाबी में ऐसा प्रभाव था कि जो लोग नागमणि में छपते थे, तो उनका वो लोग जो साहित्य के लोग थे, जो साहित्यकार थे जो दूसरे, तो उनको एक बड़ा मतलब उनका अमृता जी का अपना बड़ा एक ऑरा था उनका, और उनका वो बड़ा प्रभाव था पंजाबी साहित्य में उन दिनों। तो वो जो लेखक थे उन उसमें नागमणि में छपते थे, तो लोग उनको लेखक मान लेते थे। तो मैंने भी नागमणि में छपना शुरू किया। नागमणि अमृता जी से मेरा राब्ता बना, तो अमृता जी ने बहुत बार मेरी कविताएँ जो थी, वो नागमणि के टाइटल पन्ने पर भी उन्होंने लगाई कई बार मेरी कविताएँ। तो फिर मेरी 87 में मेरी किताब छपी निर्वाण दी तलाश विच। तो वो जब किताब आई, तो उस किताब के ने मुझे जो पंजाबी की नई कविता थी, तो उसमें एक मेरा स्थान उसमें थोड़ा निश्चित कर दिया। तो फिर बाद में जो सफ़र चलता चला गया, आगे-आगे चलता चला गया। तो पंजाबी से हिंदी में जो आपने पदार्पण किया, हाँ जी। उसके बारे में बताएँ, वो आप कैसे आ पाए? तो मैं जब आपको बताया कि मैंने वो जब मैंने हिंदी में सबसे पहले मैंने जो मुक्तिबोध, राजेंद्र यादव जी, कमलेश्वर जी,
इन मन्नू भंडारी जी, तब इन लोगों को सभी को इनको पढ़ा मैंने। तो तब हमारे जब मैं उन समय उन वक्तों में हमारे धर्मयुग और सारिका एक मैगजीन आता था। तो जो दोनों मैगजीन हिंदी में जो उनके इसमें इनमें बड़ा बहुत बढ़िया लिटरेचर पढ़ने को मिलता है। सारिका में तो खैर खास तौर पे जो हिंदी की जो उम्दा कहानियाँ और जो दूसरी भाषाओं की उम्दा कहानियाँ भी पढ़ने को मिलती थी। तो उन दिनों एक हमारे दोस्त थे हरभजन सिंह हलवारवी जी, पंजाबी ट्रिब्यून के संपादक थे। तो उन्होंने बोला कि कौके भाई आप ऐसा किया करो कि आप हमारे लिए भी कुछ कहानियाँ आप अनुवाद किया करो। तो मैंने तब वो सारका से कुछ कहानियाँ अनुवाद करनी शुरू की, हिंदी के लेखकों की और वो दूसरी भाषाओं के लेखकों की वाया मीडिया हिंदी। तो वो कहानियाँ जो थी अखबार में को उन दिनों अंक आता था, वो उसका कथा कहानी विशेष अंक शनिवार को होता था। तो उस अंक में मेरी वो कहानियाँ अनुवाद कहानियाँ छपनी शुरू हुई। तो बाद में मैं अमृता जी से मिला, तो मैं एक बार अमृता जी के पास गया, तो अमृता जी ने मुझे पूछा कि आप और क्या करते हो कविता के साथ-साथ? तो मैंने उनको बताया कि थोड़ा डरते-डरते कि मैं दीदी अनुवाद भी थोड़ा बहुत करता हूँ ऐसे। तो वो कहते भी आप अनुवाद करते हो तो अखबारों के लिए क्यों करते हो? तो मैंने बोला जी मतलब और उसमें मुझे पता नहीं था कुछ उस समय। तो उन्होंने बोला वो उस समय जो साहित्य अकादमी थी, तो उसके जो पंजाबी भाषा के कन्वीनर थे उन दिनों में। तो वो कहते भी आप वहाँ जाओ और आप उनसे बात करो और मेरा नाम लेना, तो वहाँ आपको किताब देंगे वो। किताब आप किताब के लिए मतलब किताब के अनुवाद के रूप में काम करो किताब के। ओके। तो मैंने वहाँ गया, तो मैं वहाँ संबंधित शाखा में गया, तो वहाँ मुझे सबसे पहले जो उन्होंने किताब दी डॉक्टर केदारनाथ सिंह जी की किताब अकाल में सार, उसका मैंने अनुवाद किया। तो जी। जब उसका अनुवाद किया तो डॉक्टर केदारनाथ सिंह जी को भी किताब गई, तो उन्होंने बाद में मेरी उस किताब के लिए बड़ी तारीफ की कि आपने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। जो लोगों ने उनको फीडबैक दी वैसे। तो जी। जब साहित्य अकादमी को भी कुछ फीडबैक मिली होगी। तो फिर उसके बाद साहित्य अकादमी के लिए मैंने लगातार अब बाद में मैंने अरुण कमल जी की, नरेश मेहता जी की, तो बाद में नरेश मेहता जी की मतलब कुंवर नारायण जी की, कोई दूसरा नहीं, और जय जोशी जी की, और उस मैंने ऐसे कितने कवियों का उस साहित्य अकादमी के लिए अनुवाद किया। तो बहुत से कवियों बहुत सी किताबों का मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए किया। तो भाषा विभाग पंजाब के लिए मैंने हिमांशु जोशी जी की जो नावल था शाया मत छूना मन, तो उसका अनुवाद मैंने पंजाबी में किया, है ना? तो ऐसे जो अनुवाद का जो सिलसिला वो फिर आगे बढ़ता गया जी। तो डॉक्टर साहब कुछ और कविताएं हम पंजाबी में सुनेंगे और उसके बाद फिर हम हिंदी की कविताओं का रुख करेंगे। ठीक है जी। जी। पंजाबी दी एक मेरी कविता है धरती ते रहिंदियां। इस धरती ते रहिंदियां ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਚਾ ਲਏ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰੇ ਸਨ ਗਾਫਲ ਲੋਕ ਬੇਅਰਥ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਚਾ ਲਏ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰੇ ਸਨ ਗਾਫਲ ਲੋਕ ਬੇਅਰਥ। ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਧੁਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਧੁਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਇਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਵੀ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰਜ਼। ਕਵੀ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰਜ਼। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਅਣਲਿਖੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਜਦ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਭ ਕੇ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਏ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਜਦ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਭ ਕੇ, ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਰ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ, ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਬਸ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਜਨਮੀਆਂ, ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਅਣਲਿਖੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਅਣਲਿਖੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ अधूरियां कवितावां। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। शब्द शब्द तो समझ नहीं आता है बिल्कुल, लेकिन हाँ, जो भाव है ना वो पहुँच जाता है, तत्व पहुँच जाता है। बहुत खूब। थैंक यू जी। मैडम। थैंक यू। तो अभी हिंदी में सुनाऊं फिर एक दो कविताएं कुछ। जी, बिल्कुल, जैसा आपका मन, ज़रूर। ये कविता है कि मुझे जीने दो। रोज रात को मेरे भीतर सिद्धार्थ जागता, रोज रात को मेरे भीतर सिद्धार्थ जागता, सपने में मुझे अर्थी ली जा रहे लोग दिखते। रोज रात को मेरे भीतर सिद्धार्थ जागता, सपने में मुझे अर्थी लिए जा रहे लोग दिखते, और हड्डियों में बदलता बुढ़ापा दिखाई देता, और मेरे भीतर सिद्धार्थ अंगड़ाई लेता। वाह! कहता कि चल मुक्ति की खोज कर, आदमी मिटता मिटता मिट जाता है, और पैरों के निशान भी मिटा देती है वक्त की रेत। कहता कि चल मुक्ति की खोज कर, आदमी मिटता मिटता मिट जाता है, और पैरों के निशान भी मिटा देती है वक्त की रेत। मैं बेचैन सा होकर खिड़की से झांकते आकाश की ओर देखता, तो सामने पिता का उदास चेहरा, और मुझसे पांव न उठाया जाता। मेरी यशोधरा निश्चिंत किसे ख्वाब में ग्वाची, मेरी यशोधरा निश्चिंत किसे ख्वाब में खोई, मेरा राहुल किसे सपने में मुस्कुराता। चल, और सिद्धार्थ कहता, चल अमृतत्व की तलाश में निकल, आदमी मिटता मिटता मिट जाता है एक दिन। मैं फिर उदासी की दलदल में धंसता, बेबसी मोह और बेचैनी की दो धारी तलवार पे चलता, दुविधा में भटकता, शून्य में लटकता, कभी टूटता कभी जुड़ता, कभी चलता कभी मुड़ता। फिर अचानक मेरे भीतर से कोई इल्हाम होता, और मेरे भीतर से मैं जागता। फिर अचानक मेरे भीतर से कोई इल्हाम होता, और मेरे भीतर से मैं जागता। बोध वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ से मैं कहता कि मुझे जीने दो, मैं जीऊंगा जैसे फूल खिलता और मुरझा जाता है। बोध वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ से मैं कहता कि मुझे जीने दो, मैं जीऊंगा जैसे फूल खिलता और मुरझा जाता है। मैं जीऊंगा अपनी कविता में, मैं अपने बच्चों में, फिर उनके बच्चों में जीऊंगा। तुम मुझे जीने दो, तुम मुझे जीने दो। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, आपकी कविताओं का जो अंतर संवाद है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू जी। तो एक कविता और है, मैं आपको, ये कविता थी कि तुम मेरे पास पास रहना। जी। हजारों आएंगी आंधियां, लाखों आएंगे तूफान, लेकिन तुम मेरे पास पास रहना। हजारों आएंगी आंधियां, लाखों आएंगे तूफान, लेकिन तुम मेरे पास पास रहना। अनेक बार मैं होऊंगा उदासी की खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़े खुदकुशी की राह पर चलता। अनेक बार मैं होऊंगा उदासी की खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़े खुदकुशी की राह पर चलता। इस विष कन्या के होठों को चूमने की कोशिश करता, मेरे भीतर सुलगती होगी मौत, तुम मुझे जिंदगी के बारे में बताना। बहुत बार होऊंगा मैं परिस्थितियों के चक्रव्यूह में घिरा, बहुत बार होऊंगा मैं परिस्थितियों के चक्रव्यूह में घिरा। मेरा अर्जुन बाप लड़ रहा होगा दूर, शकुनी की चालों में उलझा। मेरे इर्द गिर्द होगी साजिशी तीरों की बरसात, मेरे इर्द गिर्द होगी साजिशी तीरों की बरसात। उस वक्त तुम मेरे हाथ में रथ का टूटा हुआ पहिया बन जाना। क्या बात, क्या बात! बहुत बार होऊंगा मैं तीरों की सेज पर लेटा, देख रहा होऊंगा अपने ही हिस्सों को अपने पर बाण चलाते, तब तुम मेरे माथे पर अपना नर्म हाथ रखना। कितनी बार मैं होऊंगा बेगानगी की बारिश में भीगता, अपनी अग्नि में सुलगता, भीगी हुई किसी रात को सीली पवन अपने बदन पे लपेटे अकेला भटक रहा होऊंगा।
कितनी बार मैं होऊंगा बेगानगी की बारिश में भीगता, अपनी अग्नि में सुलगता, भीगी हुई किसी रात को सीली पवन अपने बदन पे लपेटे अकेला भटक रहा होऊंगा। तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे घर का रास्ता दिखलाना। अनेक बार मैं होऊंगा ठहरी रात को अतीत के दरवाजे पर दस्तक देता। अनेक बार मैं होऊंगा ठहरी रात को अतीत के दरवाजे पर दस्तक देता, दूर रह गए घर को याद करता, दीवारों के मिटते रंग देखता, अपने सिर अनगिनत इल्जाम लिए अकेला सिसक रहा होऊंगा। तब तुम मेरी भीगी आंखों के लिए कंधा बन जाना। हजारों आएंगी आंधियां, लाखों आएंगे तूफान, लेकिन तुम मेरे पास पास रहना, तुम मेरे पास पास रहना। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर पाठ, बहुत सुंदर भाव। थैंक जी। यू जी। हमारे बीच में हम लिखावट मंच से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है हाँ और जी। रंजीत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर और हम सुन रहे हैं डॉक्टर अमरजीत कौंके जी का काव्य पाठ। जी, जारी रखते हैं। अ, अगली कविता है मेरी। कविता का नाम है कौन पढ़ेगा कविताएं। जी, इस मौसम में कौन पढ़ेगा कविताएं। इस मौसम में कौन पढ़ेगा कविताएं, जब डिश एंटीने के भीतर से कमरे में घुस आया है संसार। इस मौसम में कौन पढ़ेगा कविताएं, जब डिश एंटीने के भीतर से कमरे में घुस आया है संसार। बच्चे मोबाइल गेमों में उलझे, स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में हेयर स्टाइल बनाती, पुरुष बढ़ते घटते शेयरों का हिसाब किताब करते। जब डिश एंटीने से कमरे के भीतर घुस आया है संसार, बच्चे मोबाइल गेमों में उलझे, स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में हेयर स्टाइल बनाती, पुरुष बढ़ते घटते शेयरों का हिसाब किताब करते। इस मौसम में कौन पढ़ेगा कविताएं। इस मौसम में कौन पढ़ेगा कविताएं कि आदमखोर दैत्य का पंजा जब हर मुल्क हर शहर पर मंडरा रहा। इस मौसम में कौन पढ़ेगा कविताएं कि आदमखोर दैत्य का पंजा जब हर मुल्क हर शहर पर मंडरा रहा, हर गांव हर नगर पर अपना कसाब बढ़ा रहा, लोगों को अपना महत्व बता रहा, जीने के अर्थ समझा रहा। इस मौसम में शायर तुम्हारी शायरी कौन पढ़ेगा। इस दौर में कौन पढ़ेगा कविताएं, भाषा जब अपनी पहचान खो रही। इस मौसम में कौन पढ़ेगा कविताएं कि भाषा जब अपनी पहचान खो रही, शब्द अपने अर्थ गवा रहे, परिभाषाएं इस तरह बदली कि एकदम उल्ट गई। भाषा जब अपनी पहचान खो रही, शब्द अपने अर्थ गंवा रहे, परिभाषाएं इस तरह बदली कि एकदम उल्ट गईं। खंडित परंपराएं, मिट रहे संसार, वैश्वीकरण की इस अंधी दौड़ में कौन पढ़ेगा कविताएं। कौन पढ़ेगा कविताएं कि बीज जब मिट्टी से नहीं खाद में पनपने लगे। कि बीज जब मिट्टी से नहीं खाद में पनपने लगे, आदमी जब खुराक खुराक पर नहीं टॉनिक पर जीने लगा, मिट्टी अपनी ताकत गवा दी, शब्द अपनी शक्ति, जीवन जब किसी खोखले वृक्ष की भांति लड़खड़ा रहा, जीवन जब किसी खोखले वृक्ष की भांति लड़खड़ा रहा, ऐसे दौर में ए कवि तुम्हारी कविताएं कौन पढ़ेगा, तुम्हारी कविताएं कौन पढ़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं बीच में हमारे साथ मिथिलेश श्रीवास्तव जी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वरिष्ठ कवि हैं, संपादक हैं, कई काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हैं। मैं मिथिलेश सर से आग्रह करूंगी कि वो अपना एक वक्तव्य हमें दें। मिथिलेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर, आपकी आवाज थोड़ा। कविता पाठ हो गया क्या? सर, अभी जारी है लेकिन हम बीच में आपको भी सुनना चाहते थे। चलो, शुक्रिया। अमरजीत कौंके पंजाबी भाषा के महत्वपूर्ण कवि हैं।
होता ऐसा है कि हम कई जरूरी चीजें, कई जरूरी लोग अ, जब तक हम ध्यान में नहीं लाते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है। इधर कुछ ऐसी ऐसे अवसर आए कि अमरजीत को जानने और समझने का मुझे अ, मौका मिला। पहला अवसर तो ये आया था कि एक दिन कौशल किशोर जी ने कहा कि अमरजीत कौंके और उनका दोनों का कविता पाठ रखा जाए। वो कविता पाठ रखा गया इसी ऑनलाइन प्रोग्राम में, लेकिन अमरजीत नहीं आ सके। शायद उन दिनों किसान आंदोलन बड़े अपने उच्च पर था, शायद उसमें व्यस्त हो गए थे। तो उसके बाद एर्नाकुलम से एक ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ जिसमें कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, पंजाबी से अमरजीत जी थे, हिंदी से मैं था। तो उस प्रोग्राम में हमने एक दूसरे की कविताएं सुनी और फिर लगा कि अरे, हम तो कुछ छोड़ के अ, आगे बढ़ रहे हैं। तो जो छोड़ के बढ़ रहे हैं उसके बिना तो अ, हमारा कोई भी अ, काम, कोई भी अभियान पूरा नहीं हो सकता है। उसके कुछ दिन पहले अमरजीत कौंके और नीरज कुमार मिश्र ने अ, किसान कविता का संग्रह पर काम कर रहे थे लोग, कविता में किसान। तो उसमें अ, नीरज कुमार मिश्र ने मुझसे कविता मांगी। फिर मैंने पूछा कि और इसके साथ कौन लोग जुड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अमरजीत कौंके है। तो इस तरह से हमारी जो एक परिचय और मित्रता और आत्मीयता बढ़ती चली गई। और फिर एक तो मन में था कि अमरजीत कौंके को लिखावट के लोगों के लिए कविताएं उनकी रिकॉर्ड की जाए। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया। 2016 में भी हमने अखबारों में इनका नाम पढ़ा था, जब इनको हिंदी से पंजाबी में अनुवाद के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी का सम्मान मिला था। तो इस तरह से एक परिचय और दूरी दोनों के बीच चलते चलते आज हम इस मुकाम पर आए हैं कि हम इन्हें और इनकी कविताएं यहाँ देख सुन रहे हैं। हिंदी में लोक धर्मी कविताओं का, जिसके केंद्र में लोग बहुत पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन पाश के समय से एक ऐसी लोक धर्मी कविताओं की परंपरा, पाश को हम लोगों ने, यानी हमारी पीढ़ी और उसके ऊपर वाली पीढ़ी, कहें कि मंगलेश डगराल की पीढ़ी, पाश को खूब पढ़ा। उनकी कविताओं को हिंदी में कोट किया गया। तो वहां से ये परंपरा चलती है। और फिर मुझे लगा कि अमरजीत उस लोक धर्मी कविताओं की परंपरा को बहुत आगे ले आए। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया भी कि इन्होंने हिंदी से, आपने सूचना दी कि लगभग 33 किताबें अनुदित की हैं इन्होंने, जिसमें अमरजीत जी ने बताया केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, राजेश जोशी। अभी कुछ दिनों पहले अमरजीत जी ने अपना पन्ने पर आकाश के पन्ने पर संग्रह मुझे भेजा। और फिर मैंने तय किया कि अब अगला प्रोग्राम
अमरजीत जी पर हो। तो उसमें मैंने इनकी कविताओं को एक जगह पढ़ा और लगा कि ये कवि हिंदी के लिए भी जरूरी है। लोग इतना, जैसे कहते हैं ना कि जड़ें जितनी गहरी जाती हैं, पेड़ उतना ही मजबूती से खड़ा रहता है। तो अमरजीत की जड़ें लोक में इतनी गहराई से गई हैं कि हमें हिंदी में भी उनकी जरूरत है, जैसे पाश की जरूरत है, उसी तरह से इनकी जरूरत है, इनकी कविताओं की जरूरत है। तो आज हमने इनकी कविताएं सुनी, और जरूर ये नहीं है कि लोग सीधे उस तरह से आए, गरीब और बेसहारा और लाचार। लोग तो हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। तो एक तरह से इनकी कविताओं में विविधता है। बिल्कुल। लोक कविता की विविधता है, बहुत बहुत बड़ा फलक है, बहुत बड़ा कैनवस है। तो आज हमने इनकी कविताएं सुनी, और अभी मैं इतना ही विराम दूंगा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कविताएं सुने और जी फिर कौशल किशोर जी को सुने, जी। तो ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा। धन्यवाद ज्योति। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपकी हम कुछ और कविताएं सुनना चाहेंगे। अभी हम खत्म नहीं कर सकते प्रोग्राम को, हमें अभी आपको बहुत सुनना बाकी है। प्लीज। ये मेरी कविता है, घर का अंधेरा। जी। मैं घर से चला तो घर का अंधेरा मेरे साथ साथ चल रहा था। बहुत मैं अच्छा। घर से चला तो घर का अंधेरा मेरे साथ साथ चल रहा था। मेरी आंखों में सूरज था, उज्जवल भविष्य के सपने थे, लेकिन मेरे पाँव में पीछे छूट चुके घर की बेड़ियां थी, रिश्तों की आवाजें थी, मेरे मेरे शहर की छूट रही सीमाएं थी, मेरे पूर्वजों की आत्माएं थी। वाह। मेरी आंखों में सूरज था, उज्जवल भविष्य के सपने थे, बहुत लेकिन खूब। पाँव में पीछे छूट चुके घर की बेड़ियां थी, रिश्तों की आवाजें थी, मेरे शहर की छूट रही सीमाएं थी, मेरे पूर्वजों की आत्माएं थी। मैं अपने रास्तों में अटके काले पर्वतों से जूझा। मैं अपने रास्तों में अटके काले पर्वतों से जूझा। मैंने मरुस्थली पगडंडियों को फलांगा, समुद्रों को तैरा, हाथों में सूरज को पकड़ा, तितलियों को सपनों में सजाया। तितलियों को सपनों में सजाया, धीरे धीरे मैंने अपनी इच्छा का अपना संसार बसाया। क्या लेकिन अब लेकिन अब जब कभी भी भूले भटके अपने शहर जाऊं, अपने घर की चौखट पर पैर टिकाऊं, तो उस घर का अंधेरा मुझे अजब सवाल करे, जिनका जवाब देने से मेरा मन डरे। लेकिन अब जब कभी भी मैं भूले भटके अपने शहर जाऊं, अपने घर की चौखट पर पैर टिकाऊं, उस घर का अंधेरा मुझे अजब सवाल करे, जिनका जवाब देने से मेरा मन डरे। मैं जल्दी जल्दी माँ की सूख रही हथेलियों पर चंद सिक्के टकाऊं और वापस अपने शहर लौट आऊं। मैं जल्दी जल्दी माँ की सूख रही हथेलियों पर चंद सिक्के टकाऊं और अब वापस अपने शहर लौट आऊं। लेकिन मेरे पीछे चल पड़ती कुछ आवाजें, जिनसे बचने के लिए मैं छटपटाऊं, दर्द से बिलबिलाऊं। अंधेरे के इस जंगल से निकलने के लिए तिलमिलाऊं, आंसू बहाऊं। मैं घर से चलता तो घर का अंधेरा अब भी मेरे साथ साथ चलता। मैं घर से चलता तो घर का अंधेरा अब भी मेरे साथ साथ चलता। वाह, बढ़िया। वाह। एक कविता मेरी और है, मैं सुनाना चाहूंगा आपको। ये कविता है कि बस में गीत गाती लड़की। बस में हाथ जोड़कर खड़ी बस में हाथ जोड़कर खड़ी एक छोटी सी लड़की गीत गा रही है। बस में हाथ जोड़कर खड़ी एक छोटी सी लड़की गीत गा रही है। उसको अपने गीत पर कितना भरोसा है कि यात्रियों के अनदेखा करने के बावजूद, कंडक्टर के झिड़कने
और बस में उठ रहे शोरगुल से बेपरवाह वह छोटी सी लड़की अपनी ही धुन में गीत गाए जा रही है। उसको अपने गीत पर कितना भरोसा है कि यात्रियों के अनदेखा करने, कंडक्टर के झिड़कने और बस में उठ रहे शोरगुल से बेपरवाह वह छोटी सी लड़की अपनी ही धुन में गीत गाए जा रही है। उसे अपने गीत पर कितना भरोसा है। गाती हुई इस छोटी सी लड़की का चेहरा इतने आत्मविश्वास से भरा है कि लगता है उसके लिए गीत गाना ही दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे महान काम है। गाती हुई इस छोटी सी लड़की का चेहरा इतने आत्मविश्वास से भरा है कि लगता है उसके लिए गीत गाना ही दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे महान काम है। यकीन है उसको कि उसके गाए गीत उसके लिए और उसके परिवार के लिए शाम की रोटी का सहारा बनेंगे। यकीन है उसको कि उसके गाए गीत उसके लिए और उसके परिवार के लिए शाम की रोटी का सहारा बनेंगे। उसकी बीमार मां के लिए दवा का कोई जुगाड़ करेंगे। इसलिए वह अद्भुत विश्वास से भरी गीत गा रही है। गीत खत्म हो गया है। गीत खत्म हो गया है। वह यात्रियों के आगे हाथ बढ़ाती, धीरे धीरे चलती, भीख नहीं, जैसे अपनी कला का मोल मांगती है। वह यात्रियों के आगे हाथ बढ़ाती, धीरे धीरे चलती, भीख नहीं, जैसे अपनी कला का मोल मांगती है। उसकी हथेलियों पर सिक्के रखते हैं लोग। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चमक उठता है। मेरे पास से गुजरने लगती जब वह, मैं भी उसकी हथेलियों पर बहुत अदब से रखता हूं सिक्के, उसकी उम्मीद से कहीं अधिक, यह सोचकर कि उसका अपने गीतों पर यकीन बना रहे। मेरे पास से गुजरने लगती जब वह, मैं भी उसकी हथेलियों पर बहुत अदब से रखता हूं पैसे, उसकी उम्मीद से कहीं अधिक, यह सोचकर कि उसका अपने गीतों पर यकीन बना रहे। क्या उसका यह विश्वास हो और भी दृढ़ कि इस समय में जहां 2 टुकड़े रोटी के लिए लोग कर रहे हैं लूटपाट, उसकी यह विश्वास हो और भी दृढ़ कि इस समय में जहां 2 टुकड़े रोटी के लिए लोग कर रहे हैं लूटपाट, काट रहे हैं जेबें, बेच रहे हैं जिस्म, उस दौर में भी एक छोटी सी लड़की कमा सकती है सांझ की रोटी बस में गीत गाकर। उस दौर में भी एक छोटी सी लड़की कमा सकती है सांझ की रोटी बस में गीत गाकर। बना रहे उसका अपने गीतों पर यकीन, बना रहे उसका अपने गीतों पर यकीन। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। तो अभी आप मुझे बता देना कि मेरा टाइम कब हो जाएगा, तो है ना। सर हम आपका चाहते तो नहीं है कि आपका टाइम पूरा हो, लेकिन हमें मजबूरन करना पड़ जाएगा, लेकिन अभी कुछ और सुनाइए प्लीज। चलो, ये ऐसी मेरी एक कविता थी कि मंगलवार मंगलवार का दिन है, मंदिर के दरवाजे के बाहर बैठे हैं बच्चे हाथ फैलाए। मंगलवार का दिन है, मंदिर के बाहर दरवाजे के बाहर बैठे हैं बच्चे हाथ फैलाए। लोग आते, माथा टेक कर बांट देते, मनते मांगा प्रसाद, हाथ फैलाए बच्चों के बीच। लोग आते, माथा टेक कर बांट देते, मनते मांगा प्रसाद, हाथ फैलाए बच्चों के बीच। बच्चे खा रहे, खुश हो रहे। बच्चे खा रहे, खुश हो रहे। लोग खुश हैं कि बांट चले हैं दुख अपना छोटे छोटे बच्चों के बीच। लोग खुश हैं कि बांट चले हैं दुख अपना छोटे छोटे बच्चों के बीच। और बच्चे खुश हैं कि बहुत दिनों बाद आज मिला है खाने को पेट भर। और बच्चे खुश हैं कि बहुत दिनों बाद आज मिला है खाने को पेट भर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ऐसे एक छोटी सी कविता और है कि पहचान। दाखिले के बाद क्लास में पहले दिन अध्यापक ने कहा हर एक बच्चे को अपनी अपनी पहचान देने के लिए। दाखिले के बाद क्लास में पहले दिन अध्यापक ने कहा हर एक बच्चे को अपनी अपनी पहचान देने के लिए। खड़े हुए बच्चे एक एक कर बताने लगे, मेरा पिता डॉक्टर है, मेरा क्लर्क, मेरा दुकानदार, मेरा मास्टर। खड़े हुए बच्चे एक एक कर बताने लगे, मेरा पिता डॉक्टर है, मेरा क्लर्क, मेरा दुकानदार, मेरा मास्टर। सारी क्लास में 2 बच्चे अपने पिता का पेशा बताते हुए हिचकिचाए।
सारी क्लास में दो बच्चे अपने पिता का पेशा बताते हुए हिचकिचाए। उनमें से एक का पिता मोची था, दूसरे का चपरासी। और अगले दिन दोनों बच्चे स्कूल में नहीं आए और अगले दिन दोनों बच्चे स्कूल में नहीं आए। क्या बात है सर, क्या बात है। बस अब मैं एक आध कविता अपनी और सुना के खत्म करूंगा, फिर कौशल जी की कविताएं सुनेंगे। जी जी जी। ये मेरी कविता है अपने घर में। अपने घर में बैठकर मैंने पहली बार धूप देखी। अपने घर में बैठकर मैंने पहली बार धूप देखी, जो सुबह सवेरे उतरकर सीढ़ियां आंगन में उतरी। अपने घर में बैठकर मैंने पहली बार धूप देखी, जो सुबह सवेरे उतरकर सीढ़ियां आंगन में उतरी। धूप को अपने ऊपर ओढ़ते हुए जाना मैंने कि जीने के लिए ये चमकती और गुनगुनी धूप कितनी जरूरी थी। धूप को अपने ऊपर ओढ़ते हुए जाना मैंने कि जीने के लिए ये चमकती और गुनगुनी धूप कितनी जरूरी थी। अपने घर में उगे फूलों में दबे पांव चलती खुशबू को सूंघते पहली बार महसूस किया मैंने कि मुर्दा हो रहे इस जीवन के लिए फूलों की ये महक कितनी लाजमी थी। अपने घर में मैंने पहली बार फूलों पर गुनगुनाती तितली देखी। अपने घर में मैंने पहली बार फूलों पर गुनगुनाती तितली देखी और सोचा कि रंगों का मनोविज्ञान समझने के लिए कुदरत की इस रंगीन कारीगरी को समझना कितना जरूरी था। अपने घर में बैठकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में सब बेघरों के लिए सचमुच कितने जरूरी हैं घर। सचमुच कितने जरूरी हैं घर। बहुत धन्यवाद। खूबसूरत। डॉक्टर साहब, आपकी कविताओं का जो फलक है वो इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, और आपकी कविताओं की जो जमीन है वो आपकी संवेदनाओं से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी कविताओं के बारे में टिप्पणी रखूं ज्यादा, इस काबिल मैं नहीं हूं। और हमारे बीच में कौशल किशोर जी मौजूद हैं, जिनका वक्तव्य कौशल भी बड़ा कमाल का है। और मैं कौशल सर आपसे निवेदन करूंगी कि आप डॉक्टर साहब की कविताओं पर आप टिप्पणी भी करें, अपना वक्तव्य भी दें, और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। स्वागत सर। धन्यवाद ज्योति जी। हम लोग डॉक्टर अमरजीत कौंके को सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे अपनी कविताएं सुनाते रहें और बिल्कुल हम बिल्कुल। उसमें सुनते रहें। इतना बहाव, इतना प्रभाव आपकी कविताओं में रहा, जैसे जल की धारा बहती जा रही है और उसके साथ हम लोग भी चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही मतलब फरमाया। बिल्कुल लग रहा था कि हमारे समय का जीवन, उसके रंग, उसकी खूबियां, उसके सुख, उसके दुख, उसका दर्द, हर्ष, विषाद, संघर्ष, जद्दोजहद, सपने, उम्मीद, यकीन, सारा कुछ हमारे साथ चल रहा है। कौंके जी तो जैसा कि शुरू में ही मिथिलेश जी ने और आपने भी रखा कि मुझे तो लगता है कि आप पंजाबी और हिंदी में एक सेतु का, एक पुल का निर्माण करते हैं। मतलब जिस तरह से आपने पंजाबी से हिंदी में और हिंदी से पंजाबी में चीजों को ले गए हैं, साहित्य को ले गए हैं, वह तो मुझे इस दौर में ऐसा कोई रचनाकार हो सकता हो, लेकिन क्योंकि मैंने आपको किसान आंदोलन के दौर में भी देखा कि जिस तरह से हिंदी में लिखी जा रही किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों के जीवन और संघर्ष को लेकर के जो कविताएं लिखी गई हैं हिंदी में, उसे किस तरह से आप पंजाबी में ले जा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने रेवांत पत्रिका के लिए पंजाबी से उन दिनों जो कविताएं पंजाबी में लिखी जा रही थी, वो कविताएं हम तक पहुंचाई
और मुझे उसे रेवांत में प्रकाशित करने का सौभाग्य भी मिला। और इस तरह से ट्रिब्यून में तो आपने पूरा एक पेज ही इस तरह हिंदी कविताओं का प्रकाशित किया। उसमें राजेश जोशी और तमाम ऐसे कवि रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि आप एक पुल निर्मित करते हैं हिंदी और पंजाबी के लिए। इसलिए मैं सिर्फ आपको पंजाबी का कवि नहीं कह सकता, आप हिंदी के और कहिए तो भारतीय जीवन के कवि हैं। और इसमें जो जीवन है वो हमारा जीवन है, जो समय है हमारा समय है। उसमें बुद्ध भी हैं, अर्जुन भी हैं, गांडीव भी है और आज की काली आंधी भी है। क्या आपने पंजाबी में करीब अपनी 4 कविताएं सुनाई, अजगर और काली आंधी, और उसके माध्यम से भाषा की कोई दीवार हमारे सामने नहीं बिल्कुल। है। काली आंधी और अजगर से पूरे आज के संकट को, आज के समय को, है ना। और जैसे मुक्तिबोध कहते हैं ना कि कविता कभी खत्म नहीं होती, वह आवेग त्वरित काल यात्री। मतलब कविता अपने समय को रचती है और समय भी अपने रचनाकार को बनाता है, गढ़ता है। और आपकी जो पहली कविता है और जिसमें आप कहते हैं कविता का पहला श्वास, माने आपकी कविता के सरोकार को बखूबी इस कविता में व्यक्त होता। और आगे की जितनी भी आपने कविताएं सुनाई, मुझे लगता है उसका विस्तार होता चला जाता है। आप कहते हैं ना, कविता का पहला शब्द साधारण लोग लिखते हैं और कोई भी कविता सबसे पहले आम आदमी के मन की पृथ्वी से फूटती है। ये आम आदमी के मन की पृथ्वी का मतलब, एक मिनट कुछ, जी। आम आदमी के मन की पृथ्वी, ये जो आम आदमी की पृथ्वी है दरअसल आम आदमी की दुनिया है। साधारण लोगों की ये असाधारण कविताएं हैं। इसी तरह से आपकी कविता में जो वर्तमान दौर पर एक नजर है और एक जैसे बात भी हो रही थी पंजाबी कविता की, पाश की, क्योंकि जब पाश जाते हैं वहां से आपकी शुरुआत होती है। ये आप गौर करेंगे कि 80-81 के आसपास पाश की हत्या होती है, हत्या की जाती है। अ, अ, तो तो पाश के बारे में तो यही कहा जाता, कभी हम लोगों ने नहीं माना कि पाश पंजाबी के कवि हैं। पर हिंदी में तो पाश के बारे में यह अवधारणा रही है कि नक्सलबाड़ी भले ही उत्तर बंगाल की परिघटना रही हो, लेकिन नक्सलबाड़ी का कवि पंजाब में पैदा हुआ। और इसीलिए पाश, और क्योंकि पाश जिस सपने की बात करते हैं, सपने को जिलाए रखने की बात करते हैं, है ना, उन सपनों की बात आपकी कविता भी करती है। इसमें जो यकीन है ना, कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी जो आप अपनी कविताओं में ले आते हैं ना, कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी चीजें, आप में घर का अंधेरा भी है। वो घर का अंधेरा क्या है ना, वो विस्थापन, जो घर के प्रति मोह है। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि घर से आपको बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि उससे आगे जाने, उससे बाहर निकले बिना आप अपनी जिंदगी को, उसी तरह से देखिए बस में जो लड़की जो गीत गाती है, तो आपकी कविताएं कहाँ पहुंच रही हैं? ऐसे लोगों के दुख दर्द के साथ,
तो जो मौजूद कविता का यही काम भी है और यह दर्द भी है कविता में कि हम कविताएं हमारी पहुंच क्यों नहीं रही है ना। हाँ, इस मौसम में कौन पढ़ेगा कविताएं, क्योंकि ये मौसम एक प्रतीक है। वो मौसम है वैश्वीकरण का। वो मौसम है जहां पर पठन पाठन लेखन से लोगों को दूर किया जा रहा है। अब संस्कृति हावी हो रही है। ये माने आपने इतने खूबसूरत बिंबों का इस्तेमाल है। अब जैसे अजगर और काली आंधी के माध्यम से आपने इस क्रूर सत्ता, इस क्रूर समय, पूंजी और धर्म की जो पूरा गठजोड़ है उसको आप सामने ले आते हैं। तो लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात मुझे आपकी कविता में लगी कि तमाम विपरीतताओं को आपकी कविता ले आती है, उसे चित्रित करती है, उसके रंग, कई रंग है उसमें, ले आते हैं, है ना। तो अनुभव की एक, जैसा मिथिलेश जी ने कहा कि एक बड़ा फलक है ना, और एक ही बात को तरह तरह से कहने की एक कोशिश है आपकी कविता में। लेकिन इस सब के बावजूद, है ना, ए, ए, उम्मीद नहीं छोड़ती, उम्मीद को बचाए रखती है ये आपकी कविताएं, है ना। अब जैसे एक पाश की कविता, जो पंक्ति मुझे बार बार, वो पंक्ति मुझे बार बार मेरी स्मृति में कौन थी, जब कहते हैं आप, खेत अपने बेटों को कभी मरने नहीं देते। ये बहुत बड़ी पंक्ति है और यह हमने, अगर इसे देखा जाए तो पिछले किसान आंदोलन में हम देख सकते हैं कि यह वह ताकत थी खेत की ताकत थी जो अपने बेटों को उसने दिया। और यही कारण था कि वह सरकार, वह सत्ता जिसके बारे में यह मान्यता थी कि वो कभी पीछे नहीं हटेगी, उसे भी पीछे हटना पड़ा। तो यह ताकत और यह जो चीजें जनजीवन में है, किसानों के अंदर है, खेती में है, लोक जीवन में है, जिसकी तरफ मिथिलेश जी ने भी कहा कि जो लोक धर्मिता है, आपकी कविता की सृजन धर्मिता है। और मेरा करीब 7% रह गया है, तो इसलिए तो मैं, एक उम्मीद है और मैं चाहता भी था कि आपकी कविताओं को मैं सुनूं भी, और आकाश के पन्ने पर ही जो आपका कविता संकलन है ना, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं समझता हूँ कि आज, बहुत पहले से हम लोग चाहते थे कि आपको सुना जाए लिखावट के मंच पर, और आज यह मौका दिया। एक बार हम लोगों ने कोशिश जरूर की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, आज संभव हुआ। और मैं आकाश के पन्ने पर कुछ नोट्स मैं ले चुका हूं, और जल्दी ही इस पर मैं कुछ लिखूंगा भी। और ये कविताएं माने इतनी सहज, सरल और संप्रेषणीय है कि यहाँ कोई कृत्रिमता नहीं है। लगता है कि जीवन ही ये कविता में बोल रहा है। तो मैं एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं, और लिखावट के मंच पर आप आए, ज्योति जी का तो जवाब ही नहीं, इतना सुगठित सुंदर संचालन, रंजीत भाई आए, मिथिलेश जी तो संस्थापकों में हैं, और यह मंच उन्हीं की वजह से यह मंच हम सब लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो मैं सभी को लिखावट की ओर से और अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ डॉक्टर अमरजीत कौके जी को विशेष तौर से। फिर हम लोग मिलेंगे किसी इसी तरह के कार्यक्रम में। और सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके लिए मेरे मन में बहुत आदर है, और मेरे मन में आपके लिए बहुत सत्कार है। तो लेकिन आपने जो कविताएं, जो टिप्पणी अपनी दी, तो वो मेरे लिए बड़ी मूल्यवान है। तो मैं, मतलब मेरी आंखें भीग रही हैं, आपने इतनी प्यारी टिप्पणी दी, है ना। बहुत आभार। नहीं, ऐसी कविताएं हैं ही आपकी जिस पर कोई विशेष टिप्पणी, मैं तो
दरअसल मोबाइल वो जा रहा है, मैं और कुछ बातें करना, कविताओं को लेकर के बातें करना चाहता था, लेकिन मोबाइल साथ देने की स्थिति में लग नहीं रहा है। कब इसका इसकी बैटरी चली जाए, और इसीलिए हाँ, हाँ, मिथिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मिथिलेश सर। अमरजीत जी की कविताएं बोलती हैं। जी एकदम। हाँ, तो हमें तो इनको दोनों बात के लिए याद रखना है। एक, आप इतने मजबूत कवि हैं, और दूसरे कि आपने दो भाषाओं के बीच में जो पुल का निर्माण किया है और कर रहे हैं, और उस पुल को और मजबूती दे रहे हैं, यह भी बहुत हमें गौरवान्वित करती है, और इसके लिए आपको हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं। तो बहुत फिर बहुत मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तो कौशल जी नमस्कार। रिकॉर्डिंग थैंक यू सर। और रिकॉर्डिंग